ठीक है, तो NBC 2016 पढ़ना है हमें या SP7, जिसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं रिगार्डिंग कि बिल्डिंग, स्टार्टिंग में बिल्डिंग टाइप भी बताया था, कितने तरह की बिल्डिंग होती हैं। NBC 2016 कोड है, ये हर जगह यूज होता है, लाइक म्युनिसिपल, PWD, लोकल बॉडीज एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ 9। और ये 9 जो क्लासिफिकेशन है, ये ऑन व्हाट बेसिस, मतलब किस बेसिस पे है इनका क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है बिट्टू, है तो अब ये 9 बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब ये जो NBC 2016 है ना, ये भी 10 पार्ट्स में डिफाइन है, 10 पार्ट्स में, जिसमें अलग अलग दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, थर्ड पार्ट डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस और सेफ्टी, बिल्डिंग सरफेस, प्लम्बिंग सर्विस, लैंडस्केपिंग साइन एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, अभी तक हमने बिल्डिंग प्लानिंग पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है बिल्डिंग सर्विसेज। ठीक है, अब बिल्डिंग सर्विसेज में क्या पढ़ते हैं कि इन एडिशन टू द शेल्टर, मतलब जो हाउस है वो हमें शेल्टर तो प्रोवाइड कर रहा है, इन एडिशन टू दैट कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कंफर्टेबल लेवल कैसा है, ये सब चीजें। तो बिल्डिंग सर्विसेज इन अ बिल्डिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग सर्विसेज, मतलब क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। जैसे सबसे पहले फायर प्रोटेक्शन सर्विस, फायर के अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शन लिए गए उस बिल्डिंग में। ठीक है, एयर कंडीशनिंग सर्विस कैसी है, प्लम्बिंग सर्विस कैसी है। ठीक है, सर्विस लाइन जैसे इलेक्ट्रिकल लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह के बारे में। तो मतलब यही 4 चीजें हमें अभी और पढ़नी है बिल्डिंग सर्विसेज में, फिर ये यूनिट एंड हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फायर प्रोटेक्शन इन बिल्डिंग्स। ठीक है, अब इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ बिल्डिंग परफेक्टली फायर प्रूफ, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, किसी भी चीज को परफेक्टली फायर प्रूफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने डैम प्रूफिंग भी पढ़ा था, तो कंप्लीटली डैम प्रूफिंग नहीं, एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था उस टाइम की सर कंप्लीट क्यों नहीं होता, तो कंप्लीटली कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कोई चीज आइडियल नहीं हो सकती है एक तरीके से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग एनी बिल्डिंग फायर रेजिस्टेंस इज टू प्रोटेक्ट द फायर ऑफ इट्स occupant and also protection of goods and services of the building, but obvious reason है, तो मतलब किस लिए प्रोटेक्ट, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, और जो भी अंदर गुड्स एंड सर्विसेज है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, क्या क्या करते हैं बिल्डिंग में। सबसे पहले all the buildings should be provided with the means of suitable exit fire escape, which should be designed and placed in such a way that the occupant immediately escape safely। ठीक है, एग्जिट गेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, देखा भी होगा, जैसे बसेस वगैरह में भी, बिल्डिंग्स वगैरह में भी हर जगह एग्जिट गेट देते हैं ताकि वहां से इजीली हम बाहर निकल सके। ठीक है, द फायर एग्जिट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। ठीक है, एवरी टॉल बिल्डिंग should have at least 2 staircases and the lift and the escalator should not be considered as fire exit। मतलब कि जो स्टेयर केसेस हैं एट द टाइम ऑफ फायर, तो स्टेयर केसेस ही यूज करने चाहिए, लिफ्ट और एस्केलेटर यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फायर रेजिस्टिंग मटेरियल। Suitable arrangement are done to protect opening, especially the doors, because doors are usual means of escape in case of fire। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं वो कैसे फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। जैसे सबसे पहले है ब्रिक, तो ब्रिक जो है अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस तक फायर को विदस्टैंड कर देती है। उसके बाद यदि इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 900 टू 1000 डिग्री, 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस पर ही इसकी फॉर्मेशन होती है। जब ब्रिक फॉर्मेशन तुमने पढ़ी होगी
कास्टिंग मोल्डिंग वगैरह जब पड़ी होगी ब्रिक की, तो उसमें बताया होगा कि किस टेम्परेचर पे इसको वो करते हैं किल में। ब्रिक किल वगैरह पड़ी होंगी ना, हॉफमैन वगैरह, तो उसमें पड़ा होगा। ठीक है, अब स्टोन स्टोन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट इट इज अ पुअर फायर रेजिस्टेंस। यदि ब्रिक और स्टोन में कंपैरिजन किया जाए तो स्टोन पुअर रेजिस्टेंस होते हैं फायर के। ठीक है, इसके बाद कंक्रीट कंक्रीट मतलब गुड रेजिस्टेंस, गुड फायर रेजिस्टेंस होती है। कंक्रीट अप टू हाई टेम्परेचर फायर को रेजिस्ट कर सकती है। अब कंक्रीट कितना, कंक्रीट की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अब ये कितना कर सकती है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो इसके इंग्रेडिएंट मतलब कि क्या सीमेंट टाइप यूज किया है हमने, कौन सा एग्रीगेट यूज किया है, उसके बेसिस पे होता है। स्टील स्टील जो है वो गुड कंडक्टर है, सबको पता है, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, तो फायर को इजीली कैच कर लेती है। ठीक है, तो अब इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए वो हम क्लियर कवर वगैरह पिछली बार एक क्लास में भी बताया था। एक तो कोरोजन वगैरह से बचाने के लिए स्टील को जो क्लियर कवर नीचे की तरफ दे रखा था उसमें, स्टेयर केसेस में जब बता रहे थे तो उसमें, और फायर रेजिस्टेंस वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट की कवरिंग कर देते हैं। कंक्रीट की कवरिंग का एडवांटेज क्या है, जैसे कंक्रीट बताया अभी, कंक्रीट गुड रेजिस्टेंस है फायर के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद टिम्बर टिम्बर सबको पता है कम्बस्टिबल होती है, देयरफॉर द सरफेस ऑफ द टिम्बर इज कोटेड विद द पेंट एंड द केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं जिससे कि इसको फायर रेजिस्टेंस बनाया जा सके। ठीक है, अब फायर एक्सटिंग्विश अरेंजमेंट मतलब फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैनुअल इक्विपमेंट, मैनुअली जैसे तुमने सिलेंडर्स वगैरह देखे होंगे, मेनली उनमें कौन सी गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और तुमने बकेट्स देखी होंगी, सैंड और वाटर बकेट्स वगैरह, कहीं गए होंगे किसी ऑफिस वगैरह में, तो फायर हाइड्रेंट्स यूज होते हैं। दे आर प्रोवाइडेड इन एंड अराउंड द बिल्डिंग ऑन अ वाटर मेन्स। ठीक है, विच गेट्स वाटर इजीली एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक एट रिक्वायर्ड प्रेशर। ठीक है, दीज हाइड्रेंट्स कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली। फायर हाइड्रेंट्स देखे हैं किसी ने? ये मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है ना, हाई राइज बिल्डिंग हो या नॉर्मल बिल्डिंग हो या कोई ऑफिशियल बिल्डिंग हो, तो उसमें जनरली ये प्रोविजन देते हैं कि एक फायर हाइड्रेंट देखा होगा, वहां से ये जो फायर एक्सटिंग्विशर टीम आती है ना, वो भी वहीं से वाटर कनेक्शन लेती है। यहाँ से क्या होता है, वो अपने पाइप को कनेक्ट करती है और इसका भी एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर कितना मेंटेन करता है वो डिपेंड होता है अपॉन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ठीक है, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है, तो उस हिसाब से ये जो वाटर हाइड्रेंट है या फिर फायर हाइड्रेंट है वो डिजाइन होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम, ये ऐसा होता है कि जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है उसकी रूफ्स वगैरह में ही प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये रूफ है तो रूफ में पाइपलाइंस वगैरह दे देते हैं, तो ये अलार्म सिस्टम सेट होता है इसमें। जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा इस रूम का टेम्परेचर होगा, ठीक है, इन केस ऑफ फायर वगैरह, तो यहाँ से वाटर स्प्रिंकल हो जाएगा। इन तीनों में किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब एयर कंडीशनिंग पे आते हैं। अब एयर कंडीशनिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द एयर विद रेस्पेक्ट टू द ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑडर, बैक्टीरिया, डस्ट कंटेंट एटसेट्रा। ठीक है, सो एज टू मेक द एयर सुटेबल फॉर ह्यूमन नीड्स और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले देखो इसमें होता है फिल्टर। फिल्टर किस लिए यूज होता है? they are required to remove dust, bacteria, etc. from the incoming air. ठीक है, the filters
should be cleaned regularly for efficient working of the air conditioning. Various types of filters, अच्छा ये सब तो मैं पढ़ने नहीं है, ड्राई फिल्टर, विस्कस फिल्टर वगैरह सब यदि तुम पढ़ोगे भी तो एनवायरमेंट में पढ़ोगे, यहाँ कोई इसका वो नहीं है, ठीक है। फिल्टर सीधे सीधे याद रखना कि डस्ट पार्टिकल, लार्ज साइज पार्टिकल्स जो भी विद एयर आएंगे उनको रिमूव करने के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कूलिंग। इन समर और हॉट क्लाइमेट द एयर इज टू बी कूल्ड अप्रोप्रिएटली बिफोर इट्स एंट्री इन द रूम, ठीक है। रूम में एंट्री वो प्रॉपरली कूल होनी चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, इट इज डन बाय मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, ठीक है। या फिर कोल्ड वाटर और वाटर स्प्रे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उसके इनसाइड, ठीक है। हीटिंग में क्या करते हैं, इन विंटर मतलब विंटर के टाइम में चाहिए होती है। अब ये होती क्या है, होती कैसे, इट इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ पासिंग द हॉट वाटर और क्रीम अराउंड द कॉइल्स। कॉइल्स होती हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। ये कॉइल्स होती हैं, इन कॉइल्स के थ्रू या तो इनमें हॉट वाटर रन कर रहा होता है, ठीक है, या फिर वाटर स्टीम रन कर रही होती है। तो जब एयर इससे पास होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वार्म फील होती है फिर। इसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू द एयर, ठीक है। एयर को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रोवाइड करना बाय पासिंग थ्रू वेट क्लॉथ और द कंटेनर ऑफ द वाटर, ठीक है। द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर इज रिक्वायर्ड इन द विंटर व्हेन द एयर बिकम ड्राई। ह्यूमिडिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, जो एयर होती है ना, एयर को एक तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स देना, इसमें मॉइस्चर देना। कब देखा होगा समर में जो हमें पसीना वगैरह आता है, उसका रीजन यही है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। विंटर्स में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए देखा होगा फेस वगैरह जो फटते हैं, तो मतलब ह्यूमिडिटी जब एटमॉस्फेयर में ही नहीं प्रेजेंट है तो ड्राइनेस का वो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं किसमें, विंटर में ह्यूमिडिफाई करेंगे और समर में क्या करेंगे, डीह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ये चीज समझ में। ठीक है, अब ये प्रोसेस है, समर में कैसे करते हैं, विंटर में कैसे करते हैं, ये देख लो। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, नहीं आए समझ में तो बताओ। अब एयर कंडीशनिंग के भी तीन तरीके से होती है, एक सेंट्रल सिस्टम, एक यूनिटरी सिस्टम, एक यूनिटरी सेंट्रल सिस्टम। तो सेंट्रल सिस्टम में बेसिकली क्या करते हैं, एक सेंटर में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, फिर उसको और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से विद द हेल्प ऑफ डक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में क्या करते हैं, इंडिविजुअल एयर कंडीशनिंग हर रूम में अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। यूनिटरी मतलब एक सिंगल यूनिट, ठीक है। यूनिटरी सेंट्रल सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ऊपर वाले दोनों का। इन दिस सिस्टम हीटिंग और कूलिंग यूनिट इज प्रोवाइडेड इन ईच रूम विच गेट कंडीशन एयर सप्लाइड फ्रॉम द, एक सेंट्रल यूनिट से वो एयर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशन एयर, अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, इनलेट एंड आउटलेट और एयर पंप, ठीक है। डक्ट्स बेसिकली पाइप ही होते हैं जो नॉर्मली वाटर सप्लाई के लिए पाइप देते हैं, उसका मटेरियल थोड़ा हैवी होता है, इसमें लाइट मटेरियल यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब प्लम्बिंग सर्विस, पाइप्स वगैरह तुमने उसमें भी पढ़े हैं क्या, वेस्ट वाटर में। ठीक है, अब वही प्लम्बिंग सर्विस। प्लम्बिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पाइप्स एंड फिक्चर्स फॉर सप्लाइंग एंड कैरिंग ऑफ द वाटर इन अ बिल्डिंग, ठीक है। दोनों का पढ़ा है क्या उसमें, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज वाटर का, दोनों का। अब इसके सिस्टम में प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है,
पाइप्स, वॉल्स, टैप्स, टैंक्स एटसेट्रा। ठीक है, अब सबसे पहले वाटर सप्लाई सिस्टम देखते हैं। वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर मेन्स थ्रू अ सर्विस कनेक्शन। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्रास, ब्रॉन्ज, फेर्यूल, गूजनेक, स्टॉपकॉक, वाटर मीटर एंड सर्विस पाइप्स। मतलब ये जो चीज है ना, ये सब वाटर सप्लाई सिस्टम में पढ़ी होंगी तुमने। स्टॉपकॉक, गूजनेक, फेर्यूल, ठीक है, वाटर मीटर। इसके बाद का जो कनेक्शन होता है वो तुम्हारा खुद का होता है, यहाँ तक तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फिर ये पाइप जो तुम कैरी आउट करते हो अपने घर तक, वो। ठीक है, however nowadays plastic pipes are being used increasingly while laying out the water supply system. Following points are keep in mind. ठीक है, so water is supplied under pressure, so the design of the pipe should be carried carefully to carry adequate pressure. obvious reason है, कोई हाई राइज बिल्डिंग वगैरह होगी तो एक एडिक्वेट प्रेशर होता है, वो प्रेशर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उस उतना प्रेशर एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए ताकि हर फ्लोर तक वो वाटर पहुंचे। वाटर सप्लाई पाइप शुड नॉट बी लेड वेरी क्लोज टू द ड्रेनेज पाइप। ऐसा क्यों बोला है इन्होंने, ये तुमने पढ़ा भी होगा। वाटर सप्लाई पाइप ऊपर देते हैं और ड्रेनेज वाला पाइप नीचे देते हैं हमेशा। ये होगा द पाइपलाइन फॉर द वाटर सप्लाई, ये ड्रेनेज या फिर वेस्ट वाटर के लिए जो देते हैं वो नीचे देते हैं। पता है ये नहीं पता है? And there should not be any cross section between the water supply pipe and drainage pipe. The pipe should be properly protected against the kind of damage. Reason क्या है? ये वैल्यूज तुमने पढ़ी होंगी। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? 135 LPCD। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग ड्रेनेज। Building drainage refers to the arrangement of collecting and conveying wastewater through a system of drain pipes by the gravity and discharging in a public sewer or septic tank. अच्छा, वाटर सप्लाई 135 LPCD है। तो जो ड्रेनेज वाटर निकल के आएगा, मतलब जो वेस्ट वाटर एक तरीके से कहेंगे, उसको कितना % लेते हैं इसका? अरे वो ऑन है, बोल भी सकते हो। अनम्यूट करके लिखने में दिक्कत हो रही है तो अनम्यूट करके ही बता दो। पता है ये दो चीज किसी को? सबसे पहले तो वेस्ट वाटर वाले पाइप को नीचे क्यों देते हैं, और सेकेंडली वेस्ट वाटर की डिजाइन के टाइम उसकी वैल्यू कितनी देते हैं? यदि वाटर सप्लाई 135 है तो 135 क्या कोई भी वैल्यू हो, either say yes or no. No, sir. जो पहले का रीजन है, पहले का रीजन है ये क्या है? वाटर सप्लाई लाइन। ठीक है, और ये है वेस्ट वाटर। ठीक है, इन केस इसमें कोई लीकेज होती है तो ये वाटर मेनली मान के चलो यहाँ सॉइल भी है, तो सीप हो के किस में जाएगा? वेस्ट वाटर में। तो वेस्ट वाटर में जाए, वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आए इस पाइप के, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इन केस ये ऊपर होता है या नीचे होता है और इसमें कोई भी जॉइंट ब्रेकेज होता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो इससे जो वाटर सीप करके यदि हमारी वाटर सप्लाई में
जाता तो चांसेस क्या होते हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाती है ना। तो उस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसे हमेशा ऊपर देते हैं। आई समझ में? याद रखना ये जनरल से क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे बेसिक नॉलेज पे ही डिपेंड है। और वो जो है तो मेरे हिसाब से 80% लेते हैं, 0.8 टाइम्स ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब ये मानते हैं कि 20% लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो 80% ऑफ डेट वैल्यू लेते हैं। मान के चलो 200 दे रखी होती तो 0.8 160 LPCD ले लेते हैं फॉर वेस्ट वाटर डिजाइन। यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, दे रखी है तो फिर तो उसी से डिजाइन है उसको, ठीक है। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी पता है क्या है? इन दोनों में अभी जो दोनों क्वेश्चन पूछे, किसी को कोई डाउट हो? यदि वो क्लियर है तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी पता है क्या है? बेटा बोल दो, वैसे टाइम लग रहा है तो। बोलो, ऑन है वो, जिसको भी पता है बोलो। वेस्ट वाटर ही पढ़ा है ना तुमने, कुछ और तो नहीं पढ़ा है। देखो, जब भी वेस्ट वाटर की सप्लाई करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है ना इसमें, वो एक पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी हो उसकी, ठीक है, इससे कम ना हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी हो, उस वेलोसिटी से कम ना हो। अब ये जो वेलोसिटी है ये किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी पाइप के मटेरियल पे। अब ये वेलोसिटी पाइप के मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रही है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए फ्रिक्शन वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसा मटेरियल होगा उसी हिसाब से उसकी फ्रिक्शन वैल्यू होगी। अब जो ज्यादा फ्रिक्शन देगा उसे, मतलब पाइप वाटर को ज्यादा फ्रिक्शन देगा तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जो कम देगा उसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है फ्रिक्शन और वेलोसिटी में, ठीक है। कोई सरफेस, किसी सरफेस पे तो मूव कर रहे हो, वो सरफेस यदि तुम्हें ज्यादा फ्रिक्शन दे रहा है ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, कम देगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से ये मिनिमम वेलोसिटी डिफाइन है। अब ये डिफाइन क्यों है? अब तुम्हें सबको पता है कि जब भी वेस्ट वाटर होगा तो उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, ठीक है। अब सस्पेंडेड सॉलिड भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इसको मान के चलो जी, नहीं हम तो वैसे ही दे रहे हैं, ठीक है, कम दे रहे हैं। अब कम होगा तो ये कम वेलोसिटी से फ्लो करेगा। अब तुम्हें पता है जब भी वाटर स्टेगनेटेड होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसके अंदर जो भी डस्ट होती है वो बैठ जाती है, जो कि हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। अब ये जो डस्ट है वो मान के चलो यहाँ बैठ गई। अब ये क्या करेगी? फ्लो में दिक्कत करेगी और पाइप की ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी होती है ये दो काम करती है। एक तो स्टेगनेशन को इसको रोकती है, दूसरा ये जो भी मटेरियल रुक गया है इसको फ्लो आउट कर देती है, ठीक है। फिर इसको बाद में ड्रेन वॉल्व देते हैं किसी लोअर एंड पे, तो ड्रेन वॉल्व की हेल्प से उसको प्लस आउट कर देते हैं जो भी गंदगी वगैरह रुक गई है उसमें। आई समझ में? आया या नहीं? ठीक है, याद रखना आगे के लिए, ठीक है। ये ड्रेन पाइप हमेशा ये सब याद रखना। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तुम पढ़ लो, तुम्हें यदि कोई लगे पॉइंट जो बताना है वो मैं बता दूंगा फिर।
इसके बाद entry of the four gas is prevented by providing an intercepting trap between the public service and of outstaging. ये सब ऐसी है. इसके बाद सर्विस लाइन में वो याद रखना जो इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह हम इसमें देते हैं ना, उसमें प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, जैसे अर्थिंग वगैरह का, टेलीफोनिक लाइन, ये चीज भी ध्यान रखते हैं कि मॉइस्चर वगैरह ना आए. ठीक है, तो यही सब है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं. पीवीसी इंसुलेशन वगैरह देते हैं. ठीक है, यहाँ ये चैप्टर एंड हो गया अब तुम्हारा.